समाधि पर नारायण राणे की श्रद्धांजलि को लेकर शिवसेना आग बबूला। दूध और गौमूत्र से धुलकर किया गया पवित्र। महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की समाधि पर चढ़ाए थे फूल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,225 नए केसेस सामने आए, 154 की गई जान। मुंबई में आए कोरोना के 283 नए मामले, 5 की मौत। गोवा में आज कोरोना के 83 नए मामले सामने आए, 2 की गई जान। मुंबई में शिवाजी नगर और गोवंडी इलाके में छापा मारकर क्राइम ब्रांच ने 5 फर्जी डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ 13वां क्रिमिनल केस। नए मामले में ट्वीट पर हिंदुत्व टेरर की बात करने का आरोप लगा। मुंबई में ड्रग मामले का फरार आरोपी निरंजन शाह गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने दिल्ली से पकड़ा। खाड़े में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हुई। कमर्शियल बिल्डिंग में काम के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना गाइडलाइंस को तोड़कर धरना देने का है मामला। गुजरात हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार को दिया है झटका। लव जिहाद मामले की कुछ धाराओं पर लगाई गई है रोक। भावनगर कांग्रेस की पूर्व और वर्तमान महिला अध्यक्ष के बीच मारपीट हुई। रैली के दौरान झड़प। सूरत में बिक रही है अनूठी मिठाइयां, 580 रुपए किलो खरीद सकते हैं बचपन का प्यार। निजी ट्रेन चलाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल सकती है रेलवे। महज 2 निजी कंपनियों ने दिखाई है दिलचस्पी। 4 महीने में रफ डायमंड 25% और पॉलिश्ड डायमंड 12% महंगा हुआ। हीरा खरीदने के लिए ग्राहकों को चुकाने होंगे ज्यादा दाम। आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 3 साल में 2 करोड़ लोगों ने कराया है इलाज। 5 लाख तक रकम देती है सरकार। जनधन खातों में महिलाओं की बचत पुरुषों से ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने की है 30% ज्यादा बचत। खेती कानूनों से जुड़े किसानों को अब सामान खरीदने की जगह किराए पर मिलेगा एक विकल्प। एक स्टार्टअप ने शुरू की है अनूठी योजना। वी-मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी दुनिया के 100 अमीरों में शामिल हुए। 1.42 लाख करोड़ के हैं मालिक। जुलाई में टॉप 10 कारों में मारुति की 8 कारें शुमार। वैगनआर लगातार दूसरे महीने बनी है सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। करीना कपूर ने शेयर की है मालदीव्स में फैमिली वेकेशन की तस्वीरें। सैफ का बर्थडे मनाने गया है परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहेब के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पर शिवसेना को राणे का जाना इतना अखरा कि शिव सैनिकों ने गौमूत्र और दूध से स्मारक की शुद्धि कर दी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुंबई में आज दोपहर बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे थे। राणे ने 2005 में शिवसेना छोड़ी थी। उसके बाद वो पहली बार बाला साहेब के स्मारक गए थे, पर उनका ये दौरा शिवसेना को इतना अखरा कि कुछ शिव सैनिक दूध और गौमूत्र लेकर बाला साहेब के स्मारक पहुंचे और उसकी शुद्धि कर डाली। शिवसेना के लोकसभा सांसद विनायक राउत ने कहा था कि राणे के शिवसेना छोड़ने से बाला साहेब ठाकरे को बहुत कष्ट पहुंचा था। शिव सैनिक उन्हें बाला साहेब के स्मारक पर नहीं जाने देंगे। बाला साहेब के स्मारक पर पहुंचे नारायण राणे के आसपास सुरक्षा बलों का घेरा था। उन्होंने हाथ जोड़ सिर झुकाकर अपने राजनीतिक मेंटोर को श्रद्धांजलि दी। मराठी माणसाच्या न्याय एकट्यासाठी शिवसेना झाली होती, मराठी माणसाच्या जीवनातले परिवर्तन यांनी का करू शकले नाही? मातोश्रीचं परिवर्तन झालं, एकाची 2 बंगले झाले. मराठी माणसाच्या जीवनामध्ये काही फरक नाही. आजही मराठी तरुणांमध्ये बेकारी आहे। एक जमाने में नारायण राणे बाला साहेब ठाकरे के बहुत प्रिय हुआ करते थे। शिवसेना छोड़ने के बाद से नारायण राणे हमेशा उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र में शिवसेना से 2-2 हाथ करने के लिए नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाया है।
आज की घटना को लेकर बीजेपी ने कहा कि ये शिवसेना की क्षुद्र मानसिकता दर्शाता है। कैलासवासी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे नुसते शिवसेनेचे दैवत नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचे दैवत आहेत। त्यामुळे बाळासाहेबांचं दर्शन घेण्याचा अधिकार हा ह्या देशातील प्रत्येक धर्माच्या प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि अशा प्रकारचं कृत्य जर त्यांनी केलं असेल तर ते अतिशय कोत्या मनोवृत्तीचं दर्शन राहील। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वो राज्य को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना के 3 दशक पुराने शासन को उखाड़ फेंकेगी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान से अब तक 200 भारतीय वापस अपने वतन लौट चुके हैं, जो अपने आप को बेहद खुशकिस्मत मान रहे हैं। पुणे के एक डॉक्टर भी अफगानिस्तान में काम किया करते थे, जो सही सलामत अपने घर लौट आए हैं। काबुल एयरपोर्ट तक उन्हें एक अफगानी टैक्सी ड्राइवर ने पहुंचा दिया और बीच में तालिबान ने उनका रास्ता रोका। वतन वापसी का उनका अनुभव उन्होंने साझा किया हमारे संवाददाता पंकज खेलकर के साथ। सुनिए जरा। डॉक्टर पराग, आप बताइए कि एम्बेसी के बाहर आप खड़े थे, वहां से आपने एक वीडियो भी जारी किया, मदद की गुहार लगा रहे थे, क्या माहौल था उस वक्त? सिचुएशन तो काफी खौफनाक थी, लेकिन जब तक मेरी मुलाकात किसी और आदमी से नहीं होती तब तक ये कहना मुमकिन था नहीं कि मैं अंदर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो उस सिचुएशन में मेरा एक विचार था कि अगर मैं इंडिया में किसी को इत्तला करूं कि मुझे अंदर तो बुलाए एटलीस्ट थ्रू एनी सोर्सेज, तो उसके कारण मैंने एक वो छोटा वीडियो बनाया था। और तब तक मेरा बहनोई, मेरे वाइफ का भाई, मेरे काफी दोस्त इंडिया से काफी जगह तक हालचाल कर चुके थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक पहुंच चुके थे और स्टेट मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी उन तक पहुंच चुके थे। कोई बंदे एक्टिविस्ट तक जाके सोशल मीडिया पे मेरे ट्वीटर्स कर रहे थे। इनफैक्ट क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी मेरे नाम से ट्वीट किया था। अफगानिस्तान का क्रिकेट टीम का कैप्टन, उसने भी मेरे नाम से ट्विटर में ट्वीट जाहिर किया था कि इनको मदद की जाए। मुझे लगता है कि इन सबके जॉइंट एफर्ट्स के कारण ही अंदर तक बात पहुंच चुकी थी और उन्होंने इस बात का गौर से विचार भी किया था और रात को थोड़ा देर हुआ, लेकिन हम सबको लाने में उनका भी एक सहयोग बना रहा था। भारत सरकार ने जो मदद की है उसके बारे में क्या कहें? जल्दी मदद हो पाई? वो सराहनीय है किसी भी हालत में, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिया और इंडियन एम्बेसी इन काबुल, अगर दोनों के संयुक्त प्रयत्न ना होते तो कोई भी भारतीय का वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि एयरपोर्ट तो सुबह से ही बंद हो चुका था और सब नागरिक परेशान थे कि हम लोग अभी वापस मुल्क कैसे जाएं। जो दृश्य बाहर आए काबुल एयरपोर्ट के ये बहुत बड़ी संख्या में लोग टारमैक पे दौड़ रहे हैं, प्लेन को लपक रहे हैं, वो दृश्य देखने का मौका मिला? वहां पर भी आप जा पाए? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे खड़ा था और मेरे लिए वो काफी दर्दनाक था, डरावना था कि लोग किस हद तक अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे होंगे लोग? सर, इसमें एक बेसिक चीज ये है कि अगर जान बची तो लाखों पाए, जैसा हम लोग बोलते हैं। तो उनका ये मानना होगा कि अगर मैं ये मुल्क से सही सलामत बाहर निकल पड़ा तो मैं दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में जा सकता हूँ, फिर जिंदगी बसर कर सकता हूँ। ये डर का माहौल कहीं 20 साल पहले की जो यादें हैं वो आज भी उनके जहन में है, इसलिए इस वजह से जाहिर है हो भी सकता है, क्योंकि इसीलिए लोग शायद भागने की कोशिश कर रहे थे जो भी उनको मौका मिला। सुबह जब निकला तो माहौल डरावना हो चुका था, लेकिन रास्ते पे कोई अड़चनियां नहीं आई एयरपोर्ट पहुंचने तक। वही हालात जब एयरपोर्ट से निकला और एम्बेसी तक पहुंचा तो वही था। हालांकि जगह जगह पे थोड़े से ब्लॉकेट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। पासपोर्ट ऑफिस से मेरा घर तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर होगा, लेकिन मुझे पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगे। उसका ये कारण था कि रोड सब ब्लॉक हो चुके थे, गाड़ियां कहीं से भी जाए सब उन्होंने रोड ब्लॉक किया था, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे और सबको यही था कि पहले मैं घर पहुंचूं, मेरे फैमिली की सुरक्षा देखूं और हो सके तो उनको मुल्क के बाहर निकाल दूं। उसी हालत में यूसुफ ने मेरे साथ बहुत देर तक रहा। उसने ये देखा कि मैं घर सुरक्षित पहुंच जाऊं। शाम को, रात को भी उसने फोन पे मुझसे बात करता रहा कि सर आप परेशान ना हो, अगर कल कोई आपको मदद चाहिए तो मुझे आधी रात को बुलाओ, मैं आपको छोड़ने तक आ जाऊंगा। जब भारतीय एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का प्लेन आपको लेने के लिए आने वाला है, जो आपको जानकारी मिली और आपके दोस्तों ने आपको दूतावास छोड़ दिया, वहां से एयरपोर्ट जाने में कितना समय लगा, कैसे गए? और मन में कहीं ना कहीं दर्द था कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है उनकी क्या इच्छा है मन की, क्या उनकी भी इच्छा है कि भारत में आ जाए? 2-3 बंदों ने मुझे ये भी बोला कि सर हमारे लिए भी कुछ कर सकते हो तो हमें बहुत खुशी होगी।
तो उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगा कि अभी चाह के भी इनको मैं मेरे साथ प्लेन में नहीं ले सकता क्योंकि वो इंडियन है नहीं। पर उसी वक्त मैंने सुना था कि इंडिया में 2 स्कीम्स अनाउंस हो चुकी थी। एक तो रेफ्यूजी स्टेटस फॉर अफगान्स और 200 सिख लोग जो वहाँ पे हैं उनके लिए भारत सरकार ने इंतजाम किया था कि वो अपने साथ आ सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अभी थोड़ा मुझे वक्त दो ताकि मैं भारत पहुँच जाके एक बार देख लूँ कि इनका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को भारत ला सकूं ये स्कीम के अंदर। आज आप वापस अपने मुल्क, अपने शहर आ गए हो, वापस वहाँ पे जाने की इच्छा है? इच्छा तो है, पर अभी इसमें कैसा है कि फैमिली को थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेना वही उतना लाजमी है, क्योंकि मेरी मदर अभी उम्र हो चुकी है, शी इज़ ऑलमोस्ट 75 नाउ। मेरे बच्चे बड़े हो रहे, तो उनके मन में भी डर लगता है कि मेरे पापा ऐसे कंट्री में क्यों काम करेंगे जहाँ पे माहौल इतना अच्छा नहीं है। तो इस बार अगर बुलावा आया तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे, तो उनको कन्विंस करना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग इशू बन सकता है। तो ये है डॉक्टर पराग रबड़े, और उन्होंने उन पर आप बीती उनका अनुभव अफगानिस्तान का कैसा रहा, कैसा उनका सफर रहा, इसके बारे में जो जानकारी दी वो सुनने लायक थी। लेकिन सबसे राहत वाली बात कि उनके घर वाले आज सब खुश है, देश के लोग खुश है कि अफगानिस्तान में जो भी भारतीय थे उन्हें सही सलामत भारत सरकार अपने वतन ले आई है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।